तो फाइनली रोमन रेंस के हाथों में उनके जूते लग ही गए। इसी के साथ आज रोमन रेंस ने पॉल हेमन से भी पुराना हिसाब चुकता कर लिया, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है और शायद अब रोमन रेंस बहुत लंबे टाइम तक WWE से गायब हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लैश इन पेरिस पेपर व्यू के बारे में, जो कि आज हमें पेरिस से ही देखने को मिला था। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे आज क्लैश इन पेरिस में हमें 30,000 के आसपास क्राउड देखने को मिला था, लेकिन क्राउड के रिएक्शंस देखकर आज रेसलमेनिया वाली वाइब आ रही थी। तो क्लैश इन पेरिस का ओपनिंग मैच हमें रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस देखने को मिलती है, जिसके बाद रोमन रेंस की भी एंट्री होती है और हमें क्राउड की तरफ से लाउड पॉप उनके लिए देखने को मिलता है। वैसे आज रोमन रेंस दो ओला फाला पहनकर आए थे और कमेंट्री में बताया जा रहा था कि ये उन्होंने उनके अंकल और फादर के लिए किया है, जिसे एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं। बात करें इनके मैच की, तो ये मैच हमें वैसे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैच के स्टार्ट में ही पहले तो रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को उठाने का ट्राई करते हैं, लेकिन भारी भरकम ब्रॉन्सन रीड को वो उठा नहीं पाते। इसके बाद हमें इनका बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है, जहां दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को मार रहे थे। इसके बाद एक समूहन ड्रॉप भी पड़ता है रोमन रेंस को ब्रॉन्सन रीड की तरफ से, जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड अपनी शूला फाला लेकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ रोमन रेंस भी बाउंस बैक करते हैं और ब्रॉन्सन रीड को रिंग के बाहर ले जाकर ठोकते हैं। इसके बाद रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड उसे रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद फाइनली ब्रॉन्सन रीड को एक सुपरमैन पंच पड़ तो जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता उन्हें। तो यहाँ रोमन रेंस पैर भी मारने का ट्राई करते हैं और हमें रोमन रेंस का वो ऊआ वाला मूवमेंट भी देखने को मिलता है। और ये मूवमेंट इसीलिए भी तगड़ा लग रहा था क्योंकि क्राउड बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। लेकिन यहाँ भी ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के स्पेयर से बच जाते हैं। बात करें मैच की एंड की, तो रोमन रेंस समूहन ड्रॉप और सुपरमैन पंच एक ही साथ लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, जिसके बाद हमें फिर से वो हुआ वाला मूवमेंट देखने को मिलता है और स्पेयर के साथ ब्रॉन्सन रीड इस मैच को हार जाते हैं। अब यहाँ ब्रॉन्सन रीड को देखने के लिए पॉल हेमन भी आते हैं, लेकिन रोमन रेंस उनके पीछे ही खड़े थे, जिनको देखकर पॉल हेमन की हवा टाइट हो जाती है। यहाँ वो रोमन रेंस से आई लव यू माई ट्राइबल चीफ भी कहते हैं और रोमन रेंस को उनके जूते भी वापस कर देते हैं। लेकिन पॉल हेमन को यहाँ रोमन रेंस ने गिलोटिन में फंसा लिया और बेचारे पॉल हेमन का यहाँ काम तमाम हो जाता है। इसके बाद रोमन रेंस पता नहीं क्या सोचकर अपने जूते क्राउड में फेंकने के लिए जाते हैं, जहाँ वो अनाउंसिंग टेबल पर चढ़े हुए थे। तभी ब्रॉन बेकर का एक तगड़ा स्पेयर उन्हें पड़ जाता है। कल मैंने कहा था कि हो सकता है शायद मैच के बाद ब्रॉन बेकर आएँ। यहाँ ब्रॉन बेकर सिर्फ आते नहीं हैं, बहुत बुरी तरह से रोमन रेंस को बजाते हैं, जिसमें उनका साथ ब्रॉन्सन रीड भी देते हैं और हमें ब्रॉन्सन रीड की तरफ से सुनामी देखने को मिलती है रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद रोमन रेंस को स्ट्रेचर पर भी लाया जाता है, लेकिन वहाँ भी ब्रॉन्सन रीड आकर उन्हें सुनामी लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ जे ऊसो की भी एंट्री होती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और ब्रॉन ब्रेकर का स्पेयर उन्हें पड़ जाता है। इसी के साथ जाते जाते फिर से ब्रॉन्सन रीड एक सुनामी लगाकर जाते हैं रोमन रेंस को। वैसे यहाँ ब्रॉन ब्रेकर ने भी क्लियर वार्निंग दे दी है कि तू मेरे रास्ते में आ गया है और अब रोमन रेंस उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। इसी के साथ अब ये भी क्लियर है कि रोमन रेंस बहुत लंबे टाइम तक गायब हो चुके हैं और WWE इन्होंने बाहर करने के लिए वही सेम तरीका अपनाया। इसी के साथ अब जब भी रोमन रेंस का रिटर्न होगा, उनका सामना ब्रॉन बेकर से होगा। इसके बाद हमें ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड की बैक स्टेज से आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है एडम पेयर्स के साथ। यहाँ एडम पेयर्स ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर से नाराज थे कि उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर खतरनाक अटैक कर दिया और इस अटैक की वजह से उन्हें अरीना से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है। यहाँ जो गेसी और डेक्स्टर ल्यूमिस अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ। मैच के स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस के बीच में थोड़ी बहुत टैग को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ एंजेलो डॉकिंस को मैच स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। आज एंजेलो डॉकिंस पूरे मॉन्टेज फोर्ड की तरह मूव्स परफॉर्म कर रहे थे। ज़्यादातर एंजेलो डॉकिंस हाई फ्लाइंग मूव्स परफॉर्म करते नहीं हैं। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं था और ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है। मैच के एंड में हमें वाइट सिक्स की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। एरिक रोवन को तो डाइव मारकर मॉन्टेज फोर्ड बाहर कर देते हैं, लेकिन रिंग में जाते जाते उनका पैर निकी क्रॉस पकड़ लेती हैं, जो कि रिंग के नीचे छुपी हुई थी। इसके बाद अंकल हाउडी का उन्हें सिस्टर एबिगेल भी पड़ जाता है, जिसका फ़ायदा आज वाइट सिक्स को मिल गया है और उन्होंने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है निकी बेला और बेकी लिंच के बीच में
और ये मैच वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था। ये मैच भी हमें ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है, जहां स्टार्टिंग में बेकी लिंच और निकी बेला एक दूसरे से भिड़ रहे थे। वैसे यहाँ निकी बेला फेस थी, लेकिन क्राउड बहुत बुरी तरह से उन्हें बू कर रहा था। एक मोमेंट पर निकी बेला बेकी लिंच को बाहर ले जाकर अनाउंसिंग टेबल पर उनका सर मारती हैं, लेकिन ये मूव इतना फेक लग रहा था क्योंकि निकी बेला कुछ कर नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि बेकी लिंच खुद का ही सिर टेबल में मार रही हैं। बात करें मैच के एंड की तो निकी बेला मैन हैंडल स्लैम लगाती हैं बेकी लिंच को, जो कि बेकी लिंच का ही मूव है, जिसके बाद वो उन्हें डिसआर्मर भी लगाती हैं, लेकिन बेकी लिंच उन्हें रिवर्स करके रोल अप कर देती हैं और यहाँ उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। वैसे आज क्राउड की तरफ से बहुत लाउड पॉप मिल रहा था बेकी लिंच को। नेक्स्ट मैच हमें शेमिस और रूसेफ के बीच में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक मैच था। इस मैच में डॉनी ब्रोक स्टिपुलेशन भी डाली गई थी और स्टिपुलेशन के हिसाब से यहाँ हमें बहुत सारे सामान देखने को मिल रहे थे। शुरुआत में हमें रूसेफ और शेमिस की तरफ से कैंडो स्टिक का यूज़ देखने को मिलता है, जहां दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इसके बाद रूसेफ वो चेस्ट अटैक भी करते हैं शेमिस के ऊपर, जो कि आमतौर पर शेमिस करते हैं। यहाँ WWE ने एक प्राइम बार भी बनाया हुआ था, जिस पर प्राइम की बोतल्स रखी थी और इसी बार पर रूसेफ एक स्लैम लगाते हैं शेमिस को, जिसके बाद लिटरली शेमिस उस कैबिनेट के अंदर घुस जाते हैं। ये मूव देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन इसके बाद वो एक और ख़तरनाक मूव परफॉर्म करते हैं, जहां वो शेमिस को विस्की की बैरल्स के ऊपर ले जाकर एकोलेड लगाते हैं, लेकिन यहाँ शेमिस रूसेफ को उठाकर टेबल के ऊपर कूद जाते हैं। वैसे हमें यहाँ बहुत सारे नियर फॉल्स और किकआउट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन बात करें मैच के एंड की तो रूसेफ एकोलेड में फंसा लेते हैं शेमिस को और इस बार वो इस तरह से शेमिस को फंसाते हैं कि फिर वो निकल ही नहीं पाते और यहाँ शेमिस टैप आउट कर देते हैं। ये मैच WWE ने बहुत मस्त तरीके से बुक किया था और यहाँ रूसेफ को विक्ट्री देकर WWE ने डिसीजन भी अच्छा ले लिया। नेक्स्ट बैक स्टेज से हमें जे उसो देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ी बहुत टूटी फूटी हालत में थे क्योंकि ब्रॉन बेकर का स्पेयर वो खा चुके थे। यहाँ एडम पेयर्स भी आते हैं, जो कि जे उसो से उनके हालचाल पूछते हैं। यहाँ जे उसो का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और रेडी हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जॉन सीना और लोगन पॉल के बीच में। शेमिस और रूसेफ के मैच के बाद ये मैच भी बहुत अच्छा मैच था। जॉन सीना की एंट्री के साथ ही क्राउड यहाँ बहुत ज़्यादा हाइप था और हमें बहुत ज़्यादा लाउड पॉप उनके लिए सुनने को मिलता है। ये मैच एकदम टिपिकल रेसलिंग वाला मैच था और आज तो जॉन सीना भी मूड में लग रहे थे। समर स्लैम के बाद हमें एक अलग ही जॉन सीना देखने को मिल रहे हैं। जॉन सीना की तरफ से हमें यहाँ बहुत सारे सुपरस्टार्स के मूव देखने को मिलते हैं, जिसमें सेजारो, डॉल्फ जिगलर और जे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार के मूव्स थे। एक यू कैन सी मी वाला भी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जहां क्राउड बहुत ज़्यादा लाउड था। वैसे जॉन सीना के साथ साथ लोगन पॉल की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ वो जॉन सीना के एटीट्यूड एडजस्टमेंट पर भी किकआउट कर देते हैं। यहाँ बहुत सारे जॉन सीना के मूव्स पर लोगन पॉल किकआउट कर रहे थे और लोगन पॉल के मूव्स पर जॉन सीना किकआउट कर रहे थे। मैच के एंड में लोगन पॉल ट्राई करते हैं कि जॉन सीना के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया जाए, लेकिन जॉन सीना उसे रिवर्स करके स्टाइल्स क्लैश में बदल देते हैं। वैसे इस मूव को जिस तरह से जॉन सीना ने लगाया था, एजे स्टाइल्स खुश हो गए होंगे। इसके बाद जॉन सीना की तरफ से ए पड़ता है लोगन पॉल को और यहाँ वो पिन हो जाते हैं और इस मैच में जॉन सीना की जीत हो गई है। वैसे WWE ने यहाँ कोई भी शॉक फैक्टर इसके बाद नहीं डाला और यहाँ जॉन सीना जीतने के बाद क्राउड के साथ उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। लग रहा था कि शायद ब्रॉक लेसलर आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। पर ये मैच इतना अच्छा था कि शायद बाद में जो हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब नेक्स्ट जॉन सीना और ब्रॉक लेसलर की फ्यूड ही होने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं, जिनका कहना था कि वो अकेले नहीं हैं। ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन के अरीना से बाहर हो जाने के बाद अब सेथ रॉलिंस अकेले जाने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस के हिसाब से उनके पास एक और प्लान है, जो कि हमें बाद में जाके पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, एजे स्टाइल्स और एलए नाइट के बीच में, और ये मैच WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। वैसे तो यहाँ सारे सुपरस्टार्स की एंट्रेंस अच्छी थी, लेकिन सीएम पंक के थीम सॉन्ग को क्राउड बहुत लाउडली गा रहा था। शुरुआत में तो सारे सुपरस्टार्स गैंग अप कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर और हमें सेथ रॉलिंस की बहुत बुरी तरह से धुलाई भी देखने को मिलती है। यहाँ सीएम पंक और जे उसो मिलकर ईट करने लगते हैं, जिसके बाद एलए नाइट कहते हैं कि भाई ईट वीट छोड़ो, पहले टेबल निकालो। जिसके बाद टेबल निकाली जाती है और सेथ रॉलिंस को उस टेबल पर पटक दिया जाता है, लेकिन इसके बाद जे उसो सीएम पंक पर ही सुपर किक लगा देते हैं। वैसे एक मोमेंट पर एलए नाइट मैच में फुल डोमिनेट कर रहे थे,
और हमें यहाँ वो मूवमेंट भी रिक्रिएट होते हुए नजर आता है जो कि हमने रॉ में देखा था, जहाँ सीएम पंक ने गलती से एलए नाइट को टेबल पर पटक दिया था। तो यहाँ एलए नाइट ने उसका बदला ले लिया, लेकिन सीएम पंक के गिरने के बाद भी वो टेबल टूटी नहीं। वैसे एक मोमेंट पर लग रहा था कि शायद सेथ रॉलिंस अब हारने वाले हैं, क्योंकि जे उसो ने 2 सुपर किक, 1 स्प्लैश और 1 स्पेयर भी मारते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पिन करते हैं, लेकिन सीएम पंक पिन को ब्रेक कर देते हैं। मैच के एंड में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जब सेथ रॉलिंस जे उसो और एलए नाइट को स्टॉम्प मारते हैं रिंग के बाहर। इसके बाद वो सीएम पंक के गले में चेयर फंसाकर उन्हें स्टॉम्प लगाने जा रहे थे, लेकिन यहाँ सीएम पंक किसी तरह से चेयर से निकल जाते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस को जीटीएस मारने की तैयारी कर रहे थे सीएम पंक, लेकिन अचानक से यहाँ उन्हें लो ब्लो पड़ जाता है और हमें पता चलता है कि ये लो ब्लो मारने वाली बंदी बेकी लिंच है। जिसके बाद मैच का रिजल्ट ऑब्वियस हो गया था कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले हैं और यहाँ स्टॉम्प के साथ सेथ रॉलिंस की विक्ट्री हो गई है। इसी के साथ उन्होंने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया है। आज सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप को रिटेन करवाने के लिए WWE ने बेकी लिंच का यूज़ कर लिया और यहाँ क्राउड की तरफ से भी बहुत खतरनाक पॉप मिलता है जब बेकी लिंच अपना फेस रिवील करती हैं। लग रहा है शायद बेकी लिंच को भी सेथ रॉलिंस की फैक्शन में अब डाला जाएगा। वैसे इस मैच में सीएम पंक को स्पेशली पिन किया गया है। यहाँ WWE इजीली किसी और सुपरस्टार को भी पिन करा सकती थी, तो शायद यहाँ से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड पर थोड़ा बहुत ब्रेक लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें 1-on-1 फ्यूड दिखाई जाएगी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की। बाकी देखते हैं बेकी लिंच को WWE ने सिर्फ आज के लिए यूज़ किया है या फिर फ्यूचर में भी वो हमें सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिलेंगी। वैसे आज क्राउड की वजह से पेपर व्यू को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमें यहाँ हर चीज़ पर क्राउड का तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन आज मैचेस भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।